ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज की वीडियो में। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और चलिए डिस्कस करते हैं इस हफ्ते जो भी खबरें न्यूज में रही उनकी लोकेशंस के साथ, उनके कॉन्टेक्स्ट के साथ। आपको करना क्या है, तो हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम ध्यान रखेंगे कि पिछले एक हफ्तों के अंदर कौन सी लोकेशंस न्यूज में थी, उनकी क्या रेलेवेंस थी, कहाँ वो लोकेटेड है। आपको अपने एटलस पे उनको मार्क करना है या फिर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। अच्छा, ये जगह यहां हो सकती है, इसका ये रूल हो सकता है। तो ध्यान रखना, लोकेशंस को आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। लोकेशन जहां भी हैं उनकी लोकेशन को याद रखना और उनको लोकेट करना ऑन अ वर्ल्ड मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस हफ्ते कई चीजें न्यूज में रही हैं, तो उनको जरा हम डिस्कस करते हैं। हमेशा की तरह पहले हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपको एक आइडिया लग पाए कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं इन टर्म्स ऑफ प्लेसेस इन न्यूज, चाहे वो ज्योग्राफिकल हो चाहे वो आईआर के हिसाब से हो। तो एक क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर अ कोस्ट लाइन विद द रेड सी। ठीक है, विद नॉट शेयर अ बाउंड्री विद द रेड सी। अब पहले इस क्वेश्चन को देखते ही आपको ध्यान होना होगा, वेयर इज रेड सी। रेड सी के आसपास एंट्री करते टाइम कौन सा आपको स्ट्रेट मिल रहा है, ऊपर कौन सा स्ट्रेट मिल रहा है, किस वाटर बॉडी को ये चीजें कनेक्ट कर रही हैं, उनका क्या रोल है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहां आसपास जो कंट्रीज हैं उसमें जिबूटी, सूडान, इथोपिया, इरिट्रिया, इनमें से कौन सी कंट्री है जो बॉर्डर शेयर नहीं करती। इट इज़ वेरी इजी। आई होप आपको आंसर पता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि आप उसको एसेस कर पाएं जब आप गलती करें। इस पर हम दोबारा आएंगे क्लास के डिस्कशन के बाद। नाउ, पोर्ट ऑफ फुजायरा is strategically significant in the global oil trade primarily because it connects Caspian Sea to the Indian Ocean. It allows oil exports to bypass the Strait of Hormuz. It is primarily entry point for the Suez Canal. It is the only port located in the Persian Gulf. तो आपको ध्यान रखना है कि इनमें से सही आंसर कौन सा है। आप इस पहली चीज को ध्यान रखिए, जो भी चीजें मैंने हाईलाइट की हैं उनकी लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए, वो कहाँ पे स्थित है। लाइक वेयर इज कैस्पियन सी, वेयर इज सुएज कनाल, कौन कौन से स्ट्रेट हैं, कौन कौन से एरियाज हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और इतने टाइम से ये जगह न्यूज़ में है कि आपको एक क्लैरिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपके पास ये क्लैरिटी होगी इन चीज़ों के बारे में और आप सही आंसर लिख पाएंगे कमेंट बॉक्स में। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे और अगर आपकी गलतियां होती हैं तो आप उसको रेक्टिफाई भी फिर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली डिस्कशन के साथ। एक तो शायद ये पिछले हफ्ते में हमने क्वेश्चन पूछा था, ये रिपीट है वहीं का। Tanzania shares a direct land border with which of the following combination of countries? Uganda, South Sudan, Rwanda and Zambia, Kenya, Uganda, Rwanda and Mozambique, Democratic Republic of Congo, Angola, Zambia and Mozambique, Kenya, Ethiopia, Zambia and Malawi। अब अगर ऑनेस्टली मैं आपको पूछूं, आपने पिछले हफ्ते की वीडियो अगर देखी है तो आपको क्लियरली पता होगा कि हमने देखा था कि अफ्रीका के आप ईस्टर्न कोस्ट के बारे में पढ़ रहे हो तो वहां पर कैसे चीजें रिजॉल्व होंगी, कैसे आप चीजों को याद कर पाओगे, क्या तरीका है। ये तो मैं कुछ और ही बना रहा था, ऐसे जाएगा, ठीक है। सो यहाँ इस कोस्ट के आसपास कौन कौन सी कंट्री है, कैनरी करंट कहाँ बहता है, तो आप ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट, कंट्रीज अराउंड द बॉर्डर्स ऑफ डिफरेंट वाटर बॉडीज याद कर पाए। तो अगर आपने पिछले हफ्ते की क्लास देखी है तो इस क्वेश्चन को एक बार कमेंट करके बताइए क्या इसका सही आंसर है। ऐसी क्वेश्चंस अक्सर आपसे पूछे जा सकते हैं जहां आपके फंसने के चांसेस हो सकते हैं। सो टेल मी द आंसर एंड बाय द टाइम वी स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑफ द टॉपिक जो न्यूज में थे पिछले एक हफ्ते में। पहला टॉपिक है गल्फ ऑफ एडन। सो पहली बात आती है गल्फ ऑफ एडन कहां लोकेटेड है, तो ये यमन के आसपास है। ठीक, गल्फ ऑफ एडन के बारे में कुछ चीजें हमें पहले ये पता करनी पड़ेंगी जो आपको पता है या नहीं। सो व्हेन यू लुक एट गल्फ ऑफ एडन, तो किन किन वाटर बॉडीज को गल्फ ऑफ एडन कनेक्ट करता है। गल्फ ऑफ एडन कहां पर है, किस रीजन में है, इसके आसपास कोई स्ट्रेट है, किस कंट्री के पास ये लोकेटेड है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। सो व्हेन यू लुक एट गल्फ ऑफ एडन, इट इज कनेक्टेड टू रेड सी वाया बाबल मंदेब। तो गल्फ एडन में पहले घुसोगे फिर आपको मिलेगा बाबल मंदेब। बाबल मंदेब को आप जब क्रॉस करोगे तब आप वहां से पहुंचोगे अगली वाटर बॉडी में, विच इज योर नेक्स्ट वाटर बॉडी, विच इज रेड सी। आप पहुंचते हो रेड सी में, तो यहां पर है गल्फ ऑफ एदन। गल्फ ऑफ एदन यमन के आसपास है। तो यमन में अभी रिसेंटली जो न्यूज थी वो ये थी कि वहां पर एक ऑयल टैंकर हाईजैक हो गया था। जो शाबवा प्रोविंस है वहां से, जिसको फिर इंडियन पेट्रोल व्हीकल्स जो हमारे वहां पर ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि हमें दिखने लग गया था कि सोमाली पायरेट्स वगैरह को यहां पर भेजा जा रहा है
और सोमाली पायरेट्स यहाँ पर ऑलरेडी हैं जो शिप्स को लूट लेते हैं। तो उन्हें रोकने के लिए भारतीय नेवी ने अपने जो पेट्रोलिंग है उसको बढ़ा दी अंडर ऑपरेशन संकल्प। तो ऑपरेशन संकल्प किससे जुड़ा हुआ है? सो यू कैन क्लियरली रिमेंबर ऑपरेशन संकल्प इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद गल्फ ऑफ एडन, जो ये यमन के आसपास जो सी पायरेट्स होते हैं, समुद्री लुटेरे, उनको रोकने के लिए। अब पॉइंट ये है कि क्या इसकी रेलेवेंस है, तो रेड सी को जोड़ता है ये अरेबियन सी के साथ, और बाबल मंदेब के द्वारा ये असल में जुड़ा हुआ है। तो पहली बात, जब भी आप ये टॉपिक देखो, बिना मैप्स के तो कोई फायदा ही नहीं है देखने का। सो लेट्स लुक एट द मैप एंड एन इमेज। सो दिस इज गल्फ ऑफ एडन, यहां पर है आपका गल्फ ऑफ एडन यमन के सामने, यहां पर है बाबल मंदेब स्ट्रेट, ये है आपका रेड सी, और ये पीछे आपका अरेबियन सी आ गया। सो आपको ध्यान रहेगा, अच्छा यहां पर अरेबियन सी है, इधर आपका गल्फ ऑफ एडन है, यहां पर बाबल मंदेब है, इसके बाद रेड सी है। इसके बाद अगर आप रेड सी में और एंटर करते हो, ये जो लोकेशन है, ये जो ट्राइंगल सा फॉर्म हो रहा है, इस जमीन के टुकड़े का नाम है सिनाई पेनिनसुला। दिस इज सिनाई पेनिनसुला। Now, beyond that Sinai Peninsula, you have other regions as well. This place is called as Gulf of Aqaba. इसको इजराइल कहता है गल्फ ऑफ एलियाट, बट इसको जनरली गल्फ ऑफ अकाबा कहा जाता है। Now, this is गल्फ ऑफ सुएज, और यहीं पर आपको बीच में मिलता है स्ट्रेट ऑफ तिरान, जो अकाबा और रेड सी के बीच में है। तो हमें जब लोकेशंस को देखना है तो ध्यान रखना यहां पर कौन कौन सी चीजें, गल्फ ऑफ अकाबा, स्ट्रेट ऑफ तिरान, सिनाई पेनिनसुला, ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। कौन सी वाटर बॉडीज किनको जोड़ रही है? गल्फ ऑफ अकाबा यहां पर है, तो यहां क्या है? गल्फ ऑफ एडन है, एडन यमन के पास है। तो ठीक है, यहां पर अक्सर सी पायरेट्स बहुत एक्टिव होते हैं। सी पायरेट्स क्यों एक्टिव होते हैं? क्योंकि यहां पर सोमाली पायरेट्स बहुत सारे हैं। इफ यू लुक एट सोमाली पायरेट्स, तो सोमालिया कहाँ है? ये पूरा इलाका असल में हम सोमालिया की तरह जानते हैं, जहां हालांकि अभी विवाद हुआ पड़ा है। तो नॉर्मली है ना, सोमालिया ऐसा है, जो पूरा इनका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, वहां सोमालिया है। पर अभी हाल कुछ ऐसा हुआ है कि यहां एक ऐसा डिवीजन हो गया है, ये वाला हिस्सा ही अब सोमालिया बचा है। इस सीन के आसपास का जो इलाका है, ये अपने आप को आजाद डिक्लेयर करके कह रहा है कि हम है पंटलैंड। ऊपर का हिस्सा बन चुका है पंटलैंड, नीचे का हिस्सा बन चुका है सोमालिया, और यहां का जो इलाका है इरिट्रिया जिबूटी के बाद वाला, ये अपने आप को कहता है कि हम है भाई सोमाली लैंड। ये हमने बार बार पढ़ा है, तो अगर आपने टॉपिक्स को डिस्कस किया मेरे साथ पिछले हफ्तों में, तो आपको पता होगा यहां पर सोमाली लैंड बन चुका है, सीन के पास पंटलैंड बन चुका है, नीचे रह गया सोमालिया। भारत की सरकार अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं करती है किसी और को, इसलिए हम इस पूरे को सोमालिया ही कहते हैं। पर यहाँ समुद्री लुटेरे बहुत सारे हैं, क्योंकि आपसी तनाव झगड़े इतने सारे हैं, कई लोग यहाँ से लुटेरे बन जाते हैं। तो वो लुटेरे अक्सर आपको रेड सी के आसपास समुद्र में लूट मचाते हुए दिखते हैं। इसी वजह से वहां पर हमारी नेवी को एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि रेड सी के माध्यम से ही आप, इसी रूट से आप पहुंचते हो कहाँ? मेडिटेरियन सी में, और ये रूट कनेक्ट करता है आपस में इसको। तो बिना इस कनेक्टिविटी के चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। सो वो चीजों को कनेक्ट कर रहा है, बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि चलो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोप पहुंचने के लिए एशिया से जितना ट्रेड होता है सब यहीं से पास होता है, तो रेड सी को सिक्योर करना बहुत जरूरी है। तो हमने सीखा पहला अरेबियन सी, ये क्या है? गल्फ ऑफ एदन, बाबल मंदेब, रेड सी, स्ट्रेट ऑफ तिरान, गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ सुएज। आगे जाओगे, यहां सुएज कनाल है, सीधा निकल गया मेडिटेरेनियन सी। तो यहां सारी वाटर बॉडीज हमने एक बार फिर से रिवाइज कर ली। यहां पर सी पायरेसी बढ़ी है, इसको रोकने के लिए ऑपरेशन संकल्प स्टार्ट किया गया, जहां यमन के आसपास ज्यादा हो रहा था ये। यहां इंडिया की लोकेशन है सोमालिया। सोमालिया को टूट के 3 हिस्से वहां बनने की तैयारी में है, सोमाली लैंड, पंटलैंड एंड सोमालिया। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है? चलिए, आई होप इट इज क्लियर। तो गल्फ ऑफ एडन कहां पर है ये भी आप देख लो। गल्फ ऑफ एडन के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं? तो गल्फ ऑफ एडन में आपको यमन दिख रही होगी, ठीक है, मेजरली। अगर आप नीचे की तरफ आ जाओ, आपको दिखेगी यहां पर इस हिस्से में जिबूटी। तो ये आपको गल्फ ऑफ एडन का इलाका है, जो बाबल मंदेब से रेड सी को जोड़ता है। तो ध्यान रखना ये लोकेशंस कहां पर है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और दूसरे ग्रुप खबर की तरफ जाते हैं, विच इज कापे वर्दा या केप वर्द। केप वर्दा कहां पर है? यहां पर हंता वायरस अचानक से बहुत ज्यादा न्यूज में आ चुका है। कहा यह जा रहा है कि यहां पर एक शिप था जिसको क्वारंटीन किया गया था, क्योंकि इस शिप में हंता वायरस से पीड़ित कुछ लोग देखे गए थे। अब हंता वायरस को कहा जा रहा है कि ये शायद कोरोना का ही एक बड़ा भाई या छोटा भाई है, तो वो दिक्कत आ सकती है। तो हंता वायरस के बारे में कहा जा रहा है कि अक्सर हंता वायरस एक ऐसा वायरस है जो रोडेंट्स के द्वारा, चूहे या ऐसे कुछ जो
छोटे मोटे जानवर से इसको कैरी करते हैं। ये भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत बड़ा हेल्थ हैजार्ड बन सकती है, यानी जैसे कोरोना वायरस आया था, कोविड आया था, वैसा होने की संभावना है यहाँ। तो ये लोकेशन थोड़ी न्यूज़ में थी, केप वर्दे। कहाँ पर है ये? तो इट इज़ इन वेस्टर्न अफ्रीका। वेस्टर्न अफ्रीका में सेनेगल के में है ये स्टेट, और ये 10 आइलैंड जो है उसका एक आर्किपेलागो है। तो ज़रा देख लो कहाँ है केप वर्दे, दिखेगा। ये जो वेस्टर्न अफ्रीका की कोस्ट है, यानी हमें पता है ऊपर यहाँ पर आता है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया। तो इस तरह से आपको इजिप्ट, यानी मतले सुडान सीड KTM हमने पूरा पढ़ा था ऊपर से नीचे तक के देशों का नाम। मतले सुडान सीड KTM, उसके जो साउथ अफ्रीका है। तो आप वेस्टर्न कोस्ट की बात कर रहे हो, तो हमारे मतले के नीचे आता है वेस्टर्न सहारा, उसके नीचे मैरिशाना, फिर यहाँ आपको दिखेगा सेनेगल। तो सेनेगल के ठीक इधर आपको केप वर्दा या केप वर्दा दिखता है। किस ओशन में है? तो अटलांटिक में है। यहाँ आपको कई सारे आइलैंड ग्रुप्स हैं। उतनी डिटेल में हमें इसको नहीं पढ़ना, बस इतना पता होना चाहिए कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो वो ध्यान रखना, क्यों न्यूज़ में था ये हमने कवर कर लिया। अगला एक वॉल्केनो बहुत न्यूज़ में था, मायोन वॉल्केनो। मायोन वॉल्केनो कहाँ पर है? तो ये है फिलीपींस में। फिलीपींस का सबसे बड़ा आइलैंड, अगर आप ऊपर वाला जहां फिलीपींस स्टार्ट होता है, सबसे टॉप पे जो आइलैंड का चेन है ना, उसके ऊपर में, दैट इज लुजॉन। तो अभी ये रिसेंट खबर आई है कि कई सारे इरप्शंस हुए हैं, जिसकी वजह से ये इरप्शंस लगातार खिसकते जा रहे हैं, और इन इरप्शंस की वजह से एल्बे गे रीजन जो है, उस इलाके में जो आपका मायोन का वॉल्केनो है, उसमें बदलाव देखे गए हैं। तो पहली बात, हम यहाँ ज्योग्राफी उतना तो नहीं पढ़ेंगे, पर हमें पता होना चाहिए किस प्रकार का ये एक वॉल्केनो है। सो इट इज़ लाइक अ स्ट्रेटो वॉल्केनो। स्ट्रेटो या कॉम्पोजिट वॉल्केनो इसको कहते हैं। तो कॉम्पोजिट वॉल्केनो कैसा होता है? तो ऐसा वाला वॉल्केनो जो होता है, जो बिल्कुल ही सिमेट्रिक होता है, स्टीप होता है, इसे हम कहते हैं स्ट्रेटो वॉल्केनो। तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटो वॉल्केनो की। यहाँ और ज़्यादा इरप्शन लगातार हो रहे हैं, जापान में, फिलीपींस में, इंडोनेशिया में लगातार ऐसे इरप्शंस होते रहते हैं। तो उन इरप्शनों में एक इरप्शन हुआ जो न्यूज़ में लेके आया किसको? मेयोन वॉल्केनो को, जो कहाँ पर है? लुजॉन में है। तो हमें जो पता होना चाहिए वो ये है कि लुजॉन कहाँ पर है। तो लुजॉन इज अ प्लेस लोकेटेड इन फिलीपींस। तो फिलीपींस को जब आप देखते हो तो फिलीपींस का टॉप का इलाका जो है, यहाँ पर ही आपका लुजॉन आइलैंड है। इस लुजॉन आइलैंड में एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है जो बहुत ज़्यादा विस्फोट हाल के टाइम में देख रहा है। उस वॉल्केनो का नाम क्या है? तो आपका एक स्ट्रेटो वॉल्केनो, ये कंपोजिट वॉल्केनो, मायोन वॉल्केनो जिसे हम कहते हैं, ये वॉल्केनो कहाँ पर है? किस रीजन में है? इन फिलीपींस। फिलीपींस के लुजॉन के रीजन में। लुजॉन कहाँ पर है? द टॉप मोस्ट रीजन ऑफ फिलीपींस इज कॉल्ड एज लुजॉन। तो ध्यान रखना, अगर जब आप मैप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये जो आइलैंड है ऊपर वाला, दिस इज लुजॉन। क्योंकि फिलीपींस में अक्सर बहुत सारे जो ब्लास्ट है वो होते रहते हैं। इसके आसपास की लोकेशन हमें पता होनी चाहिए कहाँ पर क्या है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, पढ़ने की तैयारी करना, ताकि आपको ये एटलीस्ट दिमाग में याद रहे, ठीक है। यहाँ पर आपको माउंट मेयोन वॉल्केनो दिखता है, बिल्कुल एक ट्रेडिशनल जो आप वॉल्केनो देखते हो उस तरह दिखता है आपको, ठीक है। इसमें तो 1814 में एक इरप्शन हुआ था, जिस इरप्शन में 1200 लोग मारे गए थे। सो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ये कहा जाता है, ठीक। तो दिस इज लुजॉन के आइलैंड में मायोन वॉल्केनो, माउंट मेयोन के पास है ये, ठीक। अब आ जाओ अगले टॉपिक के ऊपर, कुरिचू। अब कुरिचू क्या है? मैं जब आपको IR पढ़ा रहा था या पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ कि नॉर्मली छू नाम से जो भी नाम होते हैं, ये ऐसे कई पावर प्लांट होते हैं, मंगदीछू, पुनसंगधिछू। ये छू वाले प्रोजेक्ट्स अक्सर भूटान में होते हैं। तो वहां पर एक रिवर है कुरिचू या कुरिछू। ये रिवर लगातार न्यूज में रही हाल के समय में। तो कुरिचू क्यों न्यूज में है? कुरिचू पहली बात तो क्या है? कुरिचू इज अ टाइप ऑफ रिवर। ये रिवर कहाँ बहती है? भूटान में बहती है। ये रिवर भूटान से बहते बहते मानस नदी में मिलती है, मानस बाद में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। सो इट्स लाइक ट्रिब्यूटरी ऑफ मानस एंड देन लेटर ऑन ब्रह्मपुत्र। सो यहाँ न्यूज में क्या है? न्यूज में ये है कि एक इंडो भूटान हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के अंतर्गत इसके ऊपर अब एक पावर प्लांट जो बहुत सक्सेसफुल रहा है, छोटा सा ही सही, रन ऑफ रिवर एक हाइड्रो पावर प्लांट है, वो स्टैब्लिश किया गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। तो जो इसको बहुत रेलेवेंट बनाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भैया कुरिचू की जब बात आ रही है तो पहले कुरिचू रिवर कहाँ बहती है? तो इट्स फ्लोज इन भूटान। कहाँ से ओरिजिनेट करती है? तो कूला कांगरी ग्लेशियर है तिब्बत में, वहाँ से बहती हुई आती है और बाद में आके मानस रिवर में मिलती है, और जो बाद में जाके आपके ब्रह्मपुत्र में जाके मिलेगी असम में। तो दिस इज हाउ अ
कुरिचू रिवर वाज इन न्यूज। तो आपको पॉइंट ये रखना है कि यहाँ की भूटान की मानस रिवर बेसिन में ये जुड़ने वाली नदी है और ये सबसे लंबी जो रिवर सिस्टम है भूटान में वो कुरिचू ही है। कुरिचू में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट 60 मेगावाट का किया है, जो एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, यानी छोटा होगा बहुत साइज का, बट बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल इंपैक्ट इसका नहीं है, विच मेक्स इट वेरी स्पेशल। तो कुरिचू इज अ रिवर इन भूटान। उसके ऊपर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या होगा? कुरिचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। जो मैंने बोला छू वाले प्रोजेक्ट अक्सर कहाँ होते हैं? भूटान में होते हैं। जो फेमस वाले मंगधिचू हो गया, चुक्खा हो गया, ताला हो गया, फिर आपका पुनसंग धेचू हो गया, तो ये पुनसंग छू, ये सारे जितने नाम हैं ये सारे उन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स के नाम हैं जो भूटान में स्टार्ट हो रहे हैं। तो कुरिचू गोज टू मानस एंड लेटर ऑन कनेक्ट्स टू ब्रह्मपुत्र। इसके ऊपर ही आपका एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। सो जब आप पढ़ रहे हो इस एरिया को तो आपको ऐसे दिखेगा, ये भूटान है, तो भूटान में आपको ये रही कुरिचू, ये रिवर आई यहां से धीरे धीरे करके मानस में जुड़ी, मानस पार में आके ब्रह्मपुत्र से जुड़ गई। सो दिस इज योर रिवर इन भूटान। तो ध्यान रखना दो वजहों से, एक तो पहला कहाँ फ्लो कर रही है? भूटान में। दूसरा कुरिचू या कुरिछू नाम से भी अगर पूछा जाए या कुरी नाम से भी पूछा जाए तो रिवर कहाँ बहती है? भूटान में। तो उसकी रेलेवेंस हमें वहां से पता लगती है। ठीक, फिर एक जगह जो बहुत न्यूज में थी, फुजायरा ऑयल टर्मिनल। अब फुजायरा का ये पोर्ट या ऑयल टर्मिनल हमने पहले भी 2 बार डिस्कस कर लिया, फिर यहाँ पर चीज़ें थोड़ी गर्म हो रही है, सुगबुगाहट हो रही है। तो पहली बात तो फुजायरा कहाँ पर है? यूएई में है। अब इसके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक हाल में फिर की गई, जिसकी वजह से कुछ इंडियन वर्कर्स को भी नुकसान पहुंचा है और सवाल उठ गया कि क्या जो रीजनल इनसिक्योरिटी है, ऑयल क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, ये अभी और चलने वाली है। तो फुजायरा की खास बात क्या है? क्यों इसके ऊपर बार बार ईरान हमले कर रहा है? तो फुजायरा एक ऐसा ऑयल टर्मिनल है जो कि इकलौता यूएई का मल्टीपर्पज पोर्ट है, जो कि ईस्टर्न सीबोर्ड के ऊपर है, यानी गल्फ ऑफ ओमान के पास इनका इलाका है। तो इससे फायदा यह है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पार है। अब जरा मैप पे देखो, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहां। तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जाम करके रखा हुआ है, अमेरिका भी यहीं तबाही मचाने को बैठा हुआ है। तो अगर गल्फ ऑफ ओमान का जो रीजन है इधर वाला, इसके यहां पर आपको फुजायरा दिखता है, तो अक्रॉस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर है, तो ईरान का दबदबा यहां कम होगा। तो इसके ऊपर अटैक करके अक्सर यूएई के जो कैपेसिटी है कि वो आराम से यहां पर काम कर पाए, ऑपरेट कर पाए, उसको नुकसान पहुंचता है। तो ये देखो, ये करते क्या है यहां पर कि आपको पता है पर्शियन गल्फ में दबदबा ईरान का रहेगा, तो इस ईरान के दबदबे को काउंटर करने के लिए दे विल यूज दिस टू पुश ऑयल इनटू रीजन ऑफ, सीधा आप इसको गल्फ ऑफ ओमान में लेके चले गए। तो फुजायरा उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो इसीलिए ये नहीं चाहते कि ईरान हमेशा चाहता है कि फुजायरा डिसरप्टेड रहे। और फुजायरा की खास बात यह है, फुजायरा एक तो हॉर्मुज को बायपास करता है और दुनिया का शिप रिफ्यूलिंग के मामले में जितने शिप्स यहां पर आते हैं, रिफ्यूलिंग सबसे ज्यादा कहां होती है? सिंगापुर में होती है। लेकिन सिंगापुर के बाद सबसे ज्यादा शिप की रिफ्यूलिंग कहीं होती है तो फुजायरा में होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि फुजायरा, पहली बात अगर आप गौर करो तो आपको ये दिखेगा कि फुजायरा के रीजन में जो आपको शिप्स आ रहे हैं, अगर हम वर्ल्ड मैप पे भी लेके चलें तो आपको जो दिख रहा है यहां फुजायरा है। तो शिप्स जो इस साइड से भी आ रहे हैं ना, वो आके आराम से यहां पर अपने आप को रिफ्यूल करते हैं, फिर या तो आगे ईरान जाना है, या आगे सऊदी अरब जाना है, या बहरीन जाना है, कतर जाना है, जहां जाना है वहां जाते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? सिंगापुर, क्योंकि सिंगापुर से फिर आप लंबी दूरी की यात्रा जापान की कर सकते हैं, आप चाइना के ईस्टर्न कोस्ट पे जा सकते हैं, सॉरी वेस्टर्न कोस्ट पे, आप यहाँ जितने भी एरियाज हैं उनमें आप ईस्टर्न में ही है, सॉरी ईस्टर्न में आप जा सकते हैं, जितने भी इलाके वहां पहुंच सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि फुजायरा रेलेवेंट क्यों है। फुजायरा ऐसी लोकेशन में है जो हॉर्मुज के पार है, पहली बात। फुजायरा में हाई रिफ्यूलिंग होती है, तो ईरान की इकोनॉमी को बहुत फायदा है। और फुजायरा पे अटैक सीधा सीधा दिखा रहा है कि ईरान अपनी डोमिनेंस पुश करना चाहता है। सो दे आर ट्राइंग टू अटैक फुजायरा, इट विल इवेंचुअली लीड टू हायर ऑयल प्राइसेस, ईरान का दबदबा बढ़ेगा। पर्शियन गल्फ के बाहर है ये, तो ध्यान रखना फुजायरा कहां पर है। एक लोकेशन जो और थोड़ी आजकल न्यूज में थी वो थी फिलीपींस, क्योंकि फिलीपींस के साथ हमने अपने यूपीआई को फिर इंटीग्रेट करने की बात करी है। सो व्हेन यू लुक एट फिलीपींस, तो एक बार जरा उसकी भी कहानी हम समझ लेते हैं। तो पहले फुजायरा समझ लो। फुजायरा में आपकी एक खास बात यह है कि आप कोशिश कर रहे हो कि किसी तरह जो दबदबा है ना ईरान का इस इलाके में, उसको कमजोर किया जाए। तो उस चीज को कमजोर करने के लिए दे हैव दिस ऑयल पाइपलाइन, जो अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन है, जो फुजायरा तक के रीजन तक है, ताकि आप ऑयल यहां सीधा निकाल के बाहर भेज सको बिना किसी दिक्कत के। तो ईरान यहां भी कोशिश करता है कि हम अटैक करें। ईरान ने डिक्लेयर किया था कि फुजायरा के आसपास का इलाका और यहां से माउंट मोबराक जो है, माउंट मोबराक से लेके
पूरा जो ओमान तक की बाउंड्री है, इस इलाके को उन्होंने जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डिक्लेयर कर दिया था कि भाई यहाँ से शिप गुजरेगा तो तैयार रहो, इसके ऊपर तो बमबारी होगी होगी। तो इसलिए उस हिसाब से रेलेवेंट है। तो यहाँ ही इलाके में ज़्यादा तबाही मचाने को बैठा हुआ है ईरान। जब आप इस इलाके के बारे में, ईरान के बारे में पढ़ रहे हो, ध्यान रखना यहाँ पर ईरान यूएई के बीच में डिस्प्यूट भी है। ईरान यूएई के बीच में डिस्प्यूट है कुछ आइलैंड्स को लेकर जो पर्शियन गल्फ में। यहाँ असल में 2-3 आइलैंड्स आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर एक आइलैंड है, यहाँ पर एक आइलैंड है, यहाँ पर एक आइलैंड है। इन आइलैंडों को लेकर अक्सर इनके डिस्प्यूट रहते हैं। तो यहाँ सोवरेनिटी के ऊपर ये आइलैंड्स किसके हैं, तो यूएई कहेगा उसका है, ईरान कहेगा उसका है। तो कौन से आइलैंड है, तो ग्रेटर तुन्ब, लेसर तुन्ब, अबू मूसा, ये कुछ ऐसे आइलैंड है जहां पर सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट अभी ईरान और यूएई के बीच में बना हुआ है। ये जो आइलैंड के नाम है, ये कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स है ईरान यूएई के बीच में। और ऐसा ही ईरान का फिर यहाँ पर कुवैत के आसपास भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो गैस फील्ड है उसको लेकर, अराश गैस फील्ड, उसको लेकर कुवैत और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो भी ध्यान रखना। तो आई होप फुजायरा वाला पॉइंट आपको क्लियर है। अब एक चीज बस हम देख लेते हैं कि भाई जब हम पढ़ रहे हैं चीजों को, तो एक बार जरा हम मैप्स को भी कवर कर ले, ताकि मैप से जुड़ी हुई जो चीजें आपकी वो भी क्लियर हो जाए। सो लेट्स लुक एट दिस। हमने बात करी वियतनाम की। अब वियतनाम कहाँ लोकेटेड है, तो इस एरिया में वियतनाम है। अब वियतनाम में रिसेंटली क्या हुआ है, आपकी विजिट हुई है, किसकी, मेरा सवाल है आपसे, वियतनाम में किसकी विजिट हुई है और वियतनाम के साथ हमारे क्या एग्रीमेंट हुए हैं। तो पहली बात तो लोकेशन के हिसाब से तो ये रहा वियतनाम। यहाँ हम वियतनाम के साथ कई चीज़ों के तहत एंगेज करते हैं, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, ठीक है, वहाँ हम कोशिश करें इनके साथ कोलैबोरेट करने की। हम लगातार इनके साथ और डीप स्ट्रेटेजिक टाइज बना के बैठे हुए हैं। हमने ये भी इंश्योर किया कि वियतनाम के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस और ज़रा डेवलप हो। तो अब यहाँ पर यूपीआई और जो वियत क्यूआर है, मतलब जो इनकी इंस्टेंट बैंकिंग वाली सुविधाएं हैं, उसके बीच में कोलैबोरेशन स्टार्ट हुआ है। वी आर ट्राइंग टू एंगेज वियतनाम ताकि हम इनको ब्रह्मोस बेच पाएं, रिलेशंस को और डेवलप कर पाएं। सो इन सभी कॉन्टेक्स्ट के कारण वी आर कंसिस्टेंटली ट्राइंग टू एंगेज मोर एंड मोर विद वियतनाम। ज़्यादा एंगेजमेंट होगी तो डिफेंस टाइज बढ़ेंगे, और वियतनाम से हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी सीख सकते हैं। सो वी हैव टू रिमेंबर वेयर इज वियतनाम। और चाइना का विवाद यहाँ आइलैंड के ऊपर है। ये जो पूरा गल्फ ऑफ टोंकिन है, इस गल्फ ऑफ टोंकिन में दे हैव सीरियस इश्यूज विद whom? विद चाइना। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो वो कॉन्टेक्स्ट भी आ जाएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर कि जो भी लोकेशन आप पढ़ें, उन लोकेशंस को लेकर आप बिल्कुल क्लियर रहें कहां पर कौन सा एरिया है। तो अब अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन जो हमने पहले डिस्कस किए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट शेयर अ कोस्ट लाइन विद रेड सी की बात करूं, तो आपको पता होना चाहिए एक देश है यहाँ पर जो बिल्कुल ही लैंडलॉक्ड है। सो एज इथोपिया इज लैंडलॉक्ड, इट इज द कंट्री विच डज नॉट शेयर बॉडी और कोस्ट लाइन विद रेड सी और डज नॉट शेयर बाउंड्री विद एनी सी। फॉर द इंफॉर्मेशन, फुजायरा की अगर हम बात करें, सो फुजायरा इज द ओनली पोर्ट लोकेटेड विद इन द पर्शियन गल्फ। नहीं भाई, यही तो है जो फुजायरा के बाहर है, फुजायरा पर्शियन गल्फ के बाहर है। इट इज द एंट्री पॉइंट फॉर सुएज कनाल। नहीं भाई, सुएज कनाल तो रेड सी के पार है। ये कहां पर है, ये हॉर्मुज के पास है, उससे लेना देना इसका नहीं है। इट अलाउज ऑयल एक्सपोर्ट टू बाईपास द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हमने देखा था, पाइपलाइन की कहानी देख लो, मूवमेंट ऑफ ऑयल की कहानी देख लो, तो बिल्कुल सही, हॉर्मुज को बाईपास कर सकते हो आप। और क्या ये कैस्पियन सी को जोड़ता है इंडियन ओशन के साथ, तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो कहानी अलग है। तो इसका मतलब हमें एक बार ना वर्ल्ड मैप को जरा गौर से देखना पड़ेगा ताकि हमारी क्लैरिटी रहे। केपे वर्दा की बात की मैंने, वो इलाका आपको कहां दिख रहा था, इस एरिया में, इधर। तो आपको ये पूरे रीजन को याद करना पता होना चाहिए। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, मतले, सूडान, सीड, केटीएम और नीचे साउथ अफ्रीका। इधर आ जाओ, नामीबिया, अंगोला को याद करने की ट्रिक है। अंगोला से हम ऑयल लेते हैं, नामीबिया से हम चीता लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ तो यहां आपको दिखेगा डीआरसी की चोंच। ये देखो डीआरसी की चोंच यहां निकली हुई है किन्हासा के पास। डीआरसी की चोंच यहां पर है, ठीक, ये डीआरसी की चोंच है। डीआरसी के ऊपर यहां छोटा सा देश आपको दिखेगा। आपसे मेरा प्रश्न है, ये कौन सा देश है, बेलीज है, कौन सा देश है, बताइए मुझे। इसके ऊपर आ जाओ तो जो आपका डीआरसी है, इसके ऊपर अगर आप आते हो तो आपको मिलता है कॉन्गो, कॉन्गो के ऊपर गबोन, गबोन के ऊपर गिनी, गिनी के ऊपर आपका
कैमरून, कैमरून के ऊपर नाइजीरिया, ऊपर नाइजर, घाना, टोगो। याद करने की ट्रिक यही है कि एक साइड से आप याद कर लो, दूसरे आपको आसानी के साथ याद आ जाएंगे। मतले, ठीक है, सूडान। सीड, सीड में आपकी इस इलाके की 4 कंट्रीज आती हैं। सीड फॉर सोमालिया, सोमालिया में ऊपर यहां बन रहा है सोमालीलैंड, यहां बन रहा है पंटलैंड, इतना से सोमालिया बचेगा। सीड में आता है सोमालिया, यह है लेटा हुआ इरिट्रिया, यह है गोल सा जिबूटी, यह है आपका इथोपिया। इथोपिया है लैंडलॉक्ड। तो मतले, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, मतले सूडान। सीड, SEED, सीड, KTM, कीनिया, तंजानिया, मोज़ेम्बिक, और सबसे नीचे है साउथ में साउथ अफ्रीका। दूसरी तरफ आओ, मतले, सीड, KTM, साउथ अफ्रीका, तो क्या लेगा फिर वो? तो एक काम कर, चीता ले, तेल ले, कॉपर ले, कोबाल्ट ले। उसके बाद आगे जा भाई, गबॉन जाओ। आपको और ऊपर जाना है तो आप नाइजीरिया जाओ, नाइजर जाओ, टोगो जाओ, बेलीज जाओ। बेलीज तो नीचे आ गया, पहले ही मिल गया मैं बेलीज। बर्किना फासो जाओ। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो ध्यान रखना यहाँ कौन कौन से रिसोर्स है, उसके हिसाब से चीजें याद कर सकते हो, ठीक है। सो आप एक एक करके आप धीरे धीरे याद करोगे तो आपको DRC, कॉन्गो, गबॉन, कैमरून, नाइजीरिया, बेनिन, ये सारे याद हो जाएंगे। लाइबेरिया। हमने अफ्रीका को अलग अलग तरीके से पहले भी पढ़ने की कोशिश की है ताकि चीजें याद रहें। सो ट्राई टू रिमेंबर नेम्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट। सो जो प्रश्न अगला है वो ये है कि तंजानिया किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक। नाउ इफ यू लुक एट तंजानिया, तंजानिया हमें ध्यान रखना किस कोस्ट पे है। तो मतले सूडान सीड KTM में हमारा टी जो है वो तंजानिया, मतलब तंजानिया इज ऑन द दिस कोस्ट, इस साइड तंजानिया में है। एक और याद करने का ट्रिक है, अफ्रीका आपको कॉन्टिनेंट दिख रहा है, अफ्रीका से टुकड़ा टूट के अलग हो गया। वो टुकड़ा टूट के यहाँ तैर रहा है। वो टुकड़ा जो टूट के तैर रहा है उस टुकड़े का नाम क्या है? दिस इज मेडागास्कर। मेडागास्कर के ठीक सामने जो देश है ना, उस देश का नाम है मोज़ेम्बिक। मेडागास्कर के ठीक सामने मोज़ेम्बिक है। और मोज़ेम्बिक के नीचे अगर आप गौर करो कौन दिखता है आपको? मोज़ेम्बिक के नीचे आपको दिखेगा सिंपली लास्ट कंट्री साउथ अफ्रीका। मोज़ेम्बिक से ऊपर है तंजानिया। तो तंजानिया यहाँ पर है। मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था कि जब भी आपको तंजानिया जैसे देश याद करने हो तो तंजानिया के आसपास आपसे पूछा जा रहा है पहली बात किस कोस्ट पर है ये है वेस्टर्न कोस्ट पर। तो ईस्टर्न कोस्ट वाली कंट्रीज को हम एलिमिनेट करेंगे। तो देखो इनमें से कौन है जो ईस्ट में है, कौन है जो ईस्ट में है? अंगोला से हमने तेल लेने की बात की थी, तो ये तो हिस्सा वैसे ही बाहर हो गया, ठीक। बात हो रही है डायरेक्ट लैंड बॉर्डर कौन शेयर करता है। हमें पता है तंजानिया बहुत नीचे है और हमें पता है कि मलावी हो या इथोपिया हो ये सब तो इधर है ही नहीं, ये भी बाहर हो गए। तो आपके पास बचे ये 2 ऑप्शन, युगांडा, साउथ सूडान, रवांडा, जाम्बिया। अब अगर बेसिक ज्योग्राफी पढ़ी है आपने, सूडान यहाँ पर है, उसके नीचे साउथ सूडान है, तो वो भी बाउंड्री शेयर नहीं करेगा। बचे किसके साथ? आप बच गए ऑप्शन बी के साथ, जिसमें आपको कीनिया, युगांडा, रवांडा, मोज़ेम्बिक दिख रही है। अब आपके मन में सवाल होगा क्या ये सही उत्तर है? तो आपको दिखेगा ये रहा तंजानिया। तो तंजानिया के साथ अब बड़े प्यार से देखो, यहाँ छोटा सा रवांडा भी है, यहाँ लेक विक्टोरिया भी आपको दिख रही है, कीनिया, युगांडा, ठीक है। लेक मलावी भी दिखेगी, नीचे आपको मलावी भी आ जाएगा इस रीजन में। तो वो आप याद कर सकते हो जो आप स्टेप बाय स्टेप याद करो। सो पहले एलिमिनेट करो, एलिमिनेशन के हिसाब से जो आप चीज़ों को रिवाइज करोगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। बॉर्डरिंग कंट्री बार बार पूछी जाती है। कैस्पियन सी कहाँ है ये पूछा जाएगा अगर आपसे, तो कैस्पियन सी आपको एक सांप दिखेगा, ये सांप है कैस्पियन सी। ये है आपका ब्लैक सी, ये आपका मेडिटेरेनियन सी। तो यू हैव टू रिवाइज इट अकॉर्डिंगली। थोड़ी लेंदी हो गई है वीडियो, बट आई बिलीव इफ यू डिस्कस इट वेल। वेयर इज फुजायरा, ठीक है, वेयर इज वियतनाम, गल्फ ऑफ टोंकिन कहाँ पर है, सोमालीलैंड, पंटलैंड, सोमालिया, तीनों का डिफरेंशिएशन क्या है, ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। आई होप यू गाइज एंजॉय द डिस्कशन, और जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं गल्फ ऑफ एडन से लेके सारे के सारे वो आपको याद रहेंगे। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। आप चाहे तो मेरा टेलीग्राम चैनल पारस123 ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारा ऑफिशियल चैनल PW ओनली IAS भी टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। आज की डिस्कशन इतनी ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।